नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक तिवारी आपके YouTube चैनल लेट्स बी इनविजिबल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट क्लास में आप सभी लोगों ने कंप्लीट किया था इनलैंड रिवर सिस्टम, ठीक है, अच्छे से आपने उसे समझा, क्वेश्चन भी आपने उसके किए और कमेंट बॉक्स में आपका आंसर भी आया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में, या कह सकते हो प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। कहाँ से उसका ओरिजिन होता है, कहाँ पर जाकर वो अपना मुहाना बनाती हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ेंगे कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, उसके बाद फिर जो इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं उनको हम इंडिविजुअल भी पढ़ेंगे, ठीक है, अलग से भी पढ़ेंगे। तो आपको करना है लास्ट तक रहना है, ठीक है, क्लास में। और उसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन भी करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर एक बार नोट कर लेना आप सभी लोग, ठीक है, 9044534742, ठीक है, क्लियर। चलिए बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक बात और आप सभी लोगों से बोलना है कि जिन भी बच्चों ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है या नए नए चैनल पे आए हैं, वो लोग जाकर पहले जो वीडियो आ चुके हैं रिवर सिस्टम के उनको कंप्लीट करिए, उसके बाद आकर इस लेक्चर को कंटिन्यू करिए, ठीक है। उससे होगा क्या कि आपका जो एक सीक्वेंस बनने जा रहा है, ठीक है ना, जो प्लेलिस्ट बनी है ज्योग्राफी की, वो समझने में आसानी होगी कि रिवर सिस्टम का ओरिजिन कहाँ कहाँ से हो सकता है, कैसे एक नदी आगे बढ़ती है, उसके रास्ते में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो आपको जाकर पहले लास्ट के जो वीडियो हैं उनको कंप्लीट करना है, उसके बाद यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। चलिए बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि कौन सी नदी का ओरिजिन होता है। तो पेनिनसुलर रिवर यानी प्रायद्वीपीय नदियाँ, यानी ऐसी नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करेंगे, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियों में बंगाल की खाड़ी की तरफ भी गिरने वाली नदियों की चर्चा करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। लेकिन अभी किसकी बात करेंगे? अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है सतरंगी नदी। वो आती है और गुजरात से होते हुए अरब के सागर में, या कह सकते हो कि खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये छोटी सी नदी है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट नदियाँ कौन सी हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो दूसरी नदी जो है वो अरावली पर्वत से निकलती है और उस नदी का नाम क्या है? साबरमती नदी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी नदी के ऊपर गांधी नगर, अहमदाबाद सिटी भी बसे हुए हैं, ठीक है। ये नदी उदयपुर के पास से निकलती है, ठीक है, या अरावली पर्वत या अरावली श्रेणी से इसका ओरिजिन या उद्गम होता है, ठीक है। राजस्थान होते हुए गुजरात होते हुए ये कहाँ पर अपना मुहाना बनाती है, ठीक है, या आकर अपना मुहाना खंबात की खाड़ी में, या कह सकते हो कि अरब सागर में गिरती है, ठीक है। अब इसके बाद जिस नदी की हम बात करेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको तो आप हाथ में ही लिखवा लो, ठीक है। कौन सी नदी होगी? माहे नदी, ठीक है। माही नदी का जो उद्गम होता है या ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है? वो विंध्याचल श्रेणी से होता है, ठीक है। और माहे नदी का जो उद्गम है वो विंध्याचल श्रेणी से होने के बाद यह आकर अपना जो मुहाना है वो खंबात की खाड़ी में बनाती है। माहे नदी के ऊपर मैं यहाँ पर स्टार बना रहा हूँ, समझना, इसके बारे में हम अलग से भी चर्चा करेंगे, ठीक है। माहे नदी और आपका नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, इसलिए यहाँ पर मैं स्टार बना रहा हूँ, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे कि माहे नदी इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे दूसरी नदी की। तो दूसरी नदी जो निकलती है वो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और उस नदी का नाम है नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी आती है और आकर अपना जो मुहाना है, ठीक है, वो कहाँ पर बनाती है? अरब सागर में बनाती है। यहाँ पर
बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि नर्मदा नदी आकर एस्चुरी का निर्माण करती है, ना कि डेल्टा का। ठीक है, एस्चुरी और डेल्टा में अंतर क्या है उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तीसरी नदी कौन सी है? तीसरी नदी बच्चों यहाँ पर निकल के आती है सतपुड़ा रेंज से। ठीक है, या इसको ऐसे भी कह सकते हो बेतुल पठार से। ठीक है, बेतुल पठार या सतपुड़ा श्रेणी से एक नदी का ओरिजिन होता है और उस नदी का नाम है ताप्ती। बच्चों इसी नदी के ऊपर गुजरात का सबसे फेमस सिटी कह सकते हो सूरत बसा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं जो छोटी छोटी नदियां हैं जो कह सकते हो कि अरब सागर में आकर गिरती हैं। ठीक है, अभी तक तो हम मध्य भारत की नदियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे जो दक्षिण भारत का भाग है। ठीक है, इस या कह सकते हो कि पश्चिमी तट की जो नदियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, मांडवी नदी। मांडवी नदी दोस्तों जो है भीम घाट झरना पड़ता है एक कर्नाटक में। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर्नाटक लिखा हुआ है। ठीक है, KR से आपका होगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के पास एक झरना है। ठीक है, उसका नाम क्या है? भीमघाट झरना। भीमघाट झरने से एक नदी का ओरिजिन होता है, वह नदी कौन सी है? मांडवी। यह पहले कर्नाटक, कर्नाटक से होते हुए गोवा पहुंच जाती है। ठीक है ना, कहाँ पहुंच जाती है? गोवा। अब इसके बाद बात करेंगे पश्चिमी घाट, यानी गोवा का जो पश्चिमी घाट का सिरा है वहाँ से एक नदी का ओरिजिन होता है और उस नदी का नाम क्या है दोस्तों? ज्वारी नदी। ज्वारी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वारी नदी को जो है गोवा की लाइफलाइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोवा की लाइफलाइन भी कहा जाता है। कि कौन सी नदी को? ज्वारी नदी को, क्योंकि यहाँ से गोवा में पानी पहुँचता है सभी जगह। ठीक है, तो इस वजह से यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद बात करेंगे एक नदी की, शरावती नदी है जो निकलती है अम्बु तीर्थ पहाड़ी से। ठीक है, कर्नाटका के पास एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम क्या है? अम्बु तीर्थ पहाड़ी। ठीक है, वहाँ से एक नदी का ओरिजिन होता है और नदी का नाम क्या है? शरावती नदी। इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों इसके बारे में आइए देखते हैं। इसी नदी के ऊपर हमारा बसा हुआ है जोग जलप्रपात। ठीक है, जोग जलप्रपात जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। ठीक है, जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ पर है? कौन सी नदी के ऊपर है? तो आपका आंसर होगा शरावती नदी के ऊपर हमारा है। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे अन्नामलाई पहाड़ी से एक नदी का ओरिजिन होता है और उस नदी को हम कहते हैं पेरियार नदी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चर्चा में बनी रहती है। ठीक है ना, पेरियार नदी के ऊपर ही इडुक्की बांध है। ठीक है, इडुक्की बांध है, पेरियार नदी के ऊपर इडुक्की बांध है। ठीक है, ये कर्नाटक से निकलती हुई आपकी अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती हुई, या इसको कह सकते हो तमिलनाडु से निकलकर यह केरल की तरफ जाती है। ठीक है ना, और केरल की जो बिजली है इसी नदी से, या कह सकते हो इडुक्की बांध जो है इसी नदी के ऊपर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना, इस वजह से यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगातार चर्चा में बनी रहती है। पेरियार नदी के ऊपर बात हमने कर ली। अब यहाँ पर बात करेंगे भरतपुझा की। ठीक है, भरतपुझा की जो तमिलनाडु से निकलकर इसका भी जो ओरिजिन है वो अन्नामलाई पहाड़ी से होता है। कौन सी पहाड़ी से दोस्तों? अन्नामलाई पहाड़ी से भी इसका ओरिजिन होता है। भरतपुझा ये तमिलनाडु से निकलकर उसके बाद ये केरला पहुंचती है। लाइफ लाइन ऑफ केरला भी इसे कहा जाता है। ठीक है ना, जीवन रेखा है ये केरल की। ठीक है, और एक बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो भरतपुझा है। दूसरी सबसे बड़ी नदी की बात करेंगे तो वो पेरियार नदी है। ठीक है, आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक बात और, यहाँ पर दोस्तों समझ लेते हैं कि भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है? पोन्नामी है। ठीक है, कभी कभी पेपर में आ जाता है कि पोन्नामी नदी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, या पोन्नामी नदी केरला की सबसे बड़ी नदी है, तो आपको ये दोनों नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, पोन्नामी नदी किसका नाम है? भरतपुझा का। लाइफ लाइन ऑफ केरला किसे कहा जाता है? भरतपुझा को कहा जाता है। सबसे बड़ी नदी केरल की कौन सी है? आपकी भरतपुझा है। दूसरी कौन सी है? पेरियार है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे हम पेम्बा नदी की। पेम्बा नदी का भी ओरिजिन होता है, कह सकते हो कि
केरला से ही हो रहा है, ठीक है ना। और इसी नदी के ऊपर भारत की सबसे लंबी झील भी स्थित है, जिसे हम कहते हैं वेम्बनाड झील, ठीक है ना। वेम्बनाड झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी झील है, या कह सकते हो बड़ी का मतलब लंबी झील है, ठीक है ना। सबसे लंबी कौन सी झील? वेम्बनाड। वेम्बनाड झील जो है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी लंबी झील है। वेम्बनाड झील जो है वो भारत की सबसे लंबी झील है, ठीक है। झील क्लियर? कौन सी नदी के ऊपर है? पेंबा नदी के ऊपर है। एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट जो नदियां उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो साबरमती नदी का ओरिजिन हो गया अरावली पर्वत से, उदयपुर से निकलती है, ठीक है। उदयपुर के पास जो अरावली पर्वत है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। इसी नदी के ऊपर आपका गांधीनगर और अहमदाबाद शहर भी स्थित है, ठीक है। आकर ये अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है? खंबात की खाड़ी में बनाती है, ठीक है। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी के बारे में और माही नदी के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। चलिए उसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। मैं इसको फटाफट रफ कर देता हूं, फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है। माही नदी दोस्तों इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। माही नदी किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कैसे काटती है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे माही नदी की। माही नदी, ठीक है। ये हमारा ग्लोब है, आप सभी को पता होगा। पृथ्वी का जो प्रारूप है उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं, ठीक है। इस रेखा को हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री इक्वेटर, या कह सकते हो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं, ठीक है। एक और ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं बेटा, इसका एंगल जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ये जो रेखाएं होती हैं ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है। जो ये लेटी वाली रेखाएं होती हैं इनको अक्षांश रेखा कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो खड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं ग्लोब में आपने देखा होगा उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे जब हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक और रेखा जो है वो बनी होती है और उसको हम कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, ठीक है। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा। और इसको क्या नाम देते हैं? कर्क रेखा, ठीक है। इसको क्या नाम देते हैं? कर्क रेखा नाम देते हैं। ये जो लाइन है भूमध्य रेखा वाली, ठीक है, ये क्या करती है? ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, या कह सकते हो पृथ्वी का विभाजन करती है, ठीक है। ऊपरी वाले भाग को हम क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को हम क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब यहाँ पर समझना हमने माही नदी की बात क्यों की और ग्लोब बनाने का कारण क्या था। दोस्तों माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे काटती है? ये हमारी कर्क रेखा है, यहाँ से माही नदी का ओरिजिन होता है और जाकर यह ऐसे निकल जाती है, ठीक है। एक बार इधर से क्रॉस किया और एक बार नीचे से क्रॉस किया, ठीक है। ये 2 पॉइंट जो हैं ये कर्क रेखा को 2 बार काट रही हैं। आई होप इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। अब माही नदी की बात कर ली जो कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ऐसी भी कोई नदी है जो मकर रेखा और भूमध्य रेखा को भी 2 बार काटती है? तो आपका आंसर होगा हाँ। तो समझ लेते हैं कि ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा और भूमध्य रेखाओं को भी काटती हैं। चलिए देखते हैं। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? उसको बेटा कहेंगे कांगो, ठीक है।
या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पुराने नाम की अगर बात करें तो इसका पुराना नाम था जायरे, ठीक है। अफ्रीका की ये देश है कांगो, ठीक है, कांगो ही देश है और नदी का नाम भी कांगो है। अगर पुराने नाम की बात करेंगे तो पुराना नाम इसका जायरे था और इस देश का भी नाम पुराना जो था वो जायरे ही था, ठीक है। अब आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तब आपका आंसर क्या होगा, कांगो नदी, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो मकर रेखा को दोस्तों 2 बार काटती है लिम्पोपो। लिम्पोपो कौन सी नदी दोस्तों, लिम्पोपो। कहाँ पर पड़ती है, ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में है, या कह सकते हो अफ्रीका महाद्वीप में ये पड़ता है देश, ठीक है। सॉरी, लिम्पोपो, ठीक है, लिम्पोपो नदी का नाम है, अफ्रीका में ये भी पड़ता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट बन गए, ठीक है। कर्क रेखा को कौन सी नदी काट रही है, हमारे ही देश की माही नदी काट रही है, ठीक है। भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काट रही है, कांगो काट रही है, ठीक है। और मकर रेखा को कौन सी नदी काट रही है, वो हमारी कौन सी है, लिम्पोपो। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा माही नदी के बारे में। अब हम बात करेंगे नर्मदा नदी के बारे में, ठीक है। नर्मदा नदी के बारे में हम बात करेंगे इंडिविजुअली और इसके बारे में चर्चा करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी सारी चीज़ें, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर बात करेंगे नर्मदा नदी के बारे में, और नर्मदा नदी का जो ओरिजिन है अभी हमने बताया अमरकंटक पहाड़ी से होता है। मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। क्या मुझे कोई बता सकता है कि अमरकंटक पहाड़ी से एक और नदी का ओरिजिन हुआ था, और वह नदी गंगा की सहायक नदी थी, ठीक है, गंगा की सहायक नदी थी। कौन सी नदी थी, अगर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी ओरिजिन कहाँ से हो रहा है दोस्तों, अमरकंटक पहाड़ी से हो रहा है, ठीक है। अमरकंटक पहाड़ी से इसका ओरिजिन हो रहा है, अमरकंटक, ठीक है। ये भाग हमारा हो गया मध्य प्रदेश का और ये हो गया गुजरात का, ठीक है। जब इस नदी का ओरिजिन होता है तो इसके ऊपर बांध भी बने होंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसके ऊपर एक बांध बना है जिसको हम क्या कहते हैं, इंदिरा सागर बांध, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंदिरा सागर बांध, सागर बांध, ठीक है। इसी नदी के ऊपर एक और बांध बना हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं, ओमकारेश्वर बांध, ओमकारेश्वर बांध, ठीक है। और इसी नदी के ऊपर एक फेमस सिटी भी है जिसको हम कहते हैं जबलपुर, ठीक है, जबलपुर, जबलपुर। एक बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर एक जलप्रपात भी है जिसको हम क्या कहते हैं, धुआंधार जलप्रपात। क्या कहते हैं, धुआंधार जलप्रपात। अब क्यों कहा जाता है इसके बारे में समझ लेते हैं। जब इस नदी का पानी पहाड़ों से टकराकर, ठीक है, और जो पत्थर है या मार्बल पर गिरता है, ठीक है ना, तो ऐसा लगता है जो इसका मार्बल है, जो पत्थर है, ठीक है, इस जलप्रपात जहाँ पर ये गिरता है वो सफ़ेद है पूरा, ठीक है। जब ये पानी ऊपर से उछलता कूदता हुआ गिरता है पत्थरों के ऊपर तो ऐसा लगता है कि जो पानी का झाग है वो धुएं के रूप में उड़ रहा है, ठीक है। इस वजह से इस नदी को इस जलप्रपात का नाम रखा गया है धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। एक झाग जैसा बना लेता है और ऊपर उड़ता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, जैसे साबुन का झाग है, ठीक है, और धुएं जैसा हमको लगता है वैसे ही यह प्रतीत होता है। इस वजह से इसका नाम क्या है, धुआंधार जलप्रपात है, ठीक है। इतनी बात थी मध्य प्रदेश की। अब जैसे ही यह नदी प्रवेश करती है गुजरात में तो इस नदी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फेमस बांध बना हुआ है और उसको कहते हैं सरदार सरोवर डैम, या कह सकते
हो सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हाथ पे लिखवा लो, कॉपी पे लिख लो, मतलब इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में आपको करना है कि इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्या रीज़न है, ठीक है। एक दो रीज़न भी आप बता दोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है, ठीक है। जब यह नदी आगे बढ़ती है तो इसी नदी के ऊपर, या कह सकते हो कि सबसे लास्ट में भरूच सिटी है, ठीक है। सबसे लास्ट में क्या है? भरूच सिटी है, ठीक है। और उसके बाद यह जाकर अपना जो मुहाना है वो कहाँ पर बनाती है? अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझ लो कि यह नदी और क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है। इस नदी को आयताकार प्रतिरूप या अपवाह तंत्र भी कहते हैं। आयताकार समझना, ठीक है। आयताकार मैंने क्यों कहा? इस नदी को भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी भी कहा जाता है, ठीक है ना। इस नदी को रेडियल ड्रेनेज पैटर्न या कह सकते हो रेडियल अपवाह प्रतिरूप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस नदी को एस्चुरी बनाने वाली भी नदी कहा जाता है, ठीक है, या ज्वार नदमुख भी कहा जाता है। यह नदी डेल्टा नहीं बनाती है। अब चर्चा करेंगे इन नामों के ऊपर जो मैंने अभी आपको बताया, ऐसा क्यों कहा जाता है, ठीक है। इसको मैं साफ कर रहा हूं यहां पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं आयताकार अपवाह प्रतिरूप की। आयताकार अपवाह प्रतिरूप की क्यों कहा जाता है, ठीक है। इस नदी का एक सिस्टम है, जब यह निकलती है तो इसको जो है अपना खुद रास्ता यह नहीं बनाती है, ठीक है। यह भ्रंश घाटियों में या पहले से बनी हुई दरारों में चलती है, और इस पर जो नदी आकर मिलती है वो आयताकार प्रतिरूप में मिलती है, या कह सकते हो कि 90 डिग्री एंगल में आकर मिलती है, ठीक है। इस वजह से इस नदी को क्या कहा गया है? आयताकार प्रतिरूप या आयताकार अपवाह प्रतिरूप भी कहा गया है, ठीक है। यह नदी ऐसे चलती है, और इस नदी के ऊपर जो भी सहायक नदियां मिलती हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ठीक है। इस वजह से इसको कहा गया है। ऐसे चलती हैं, ठीक है। और ये जो पहले से बनी दरारें हैं इनको क्या कहा जाता है? घाटी कहा जाता है, या भ्रंश घाटी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या कहा जाता है? भ्रंश घाटी कहा जाता है। एक नाम आपको ये पता चल गया, ठीक है। इस पर जो सहायक नदियां मिलती हैं वो क्या करेंगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न क्यों कहा जाता है, या कह सकते हो रेडियल अपवाह प्रतिरूप क्यों कहा जाता है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। प्रतिरूप क्यों कहा जाता है इस नदी को, समझो ज़रा, ठीक है। ये पठार का पर्वत या चोटी का एक उभरा हुआ भाग है जिसको हम क्या बोलते हैं? डोम बोलते हैं, ठीक है ना। एक ऐसे चोटी है, ठीक है, ये ऊपर का जो भाग है इसको क्या कहेंगे? डोम कहेंगे, ठीक है। होता क्या है, यहाँ पर हाईलैंड है और ये नीचे होगी लोलैंड आपके, ठीक है। अब यहाँ से जो नदी निकलती है, जैसे आपका ये हो गया अमरकंटक चोटी, ठीक है ना। अब अमरकंटक चोटी से जैसे आपको पता है कि नर्मदा नदी भी निकल रही है, ठीक है। और कौन सी नदी निकल रही है? सोन नदी भी निकल रही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डोम। अब इसमें होता क्या है कि एक नदी इसमें ऐसे निकल रही है, ठीक है, और एक नदी ऐसे निकल रही है। यानी एक नदी जो है वो उत्तर की दिशा में भी जा रही है, और दूसरी नदी उसी चोटी से निकलकर कहाँ जा रही है? पश्चिम की दिशा में जा रही है। तो इस पैटर्न को या इस पूरे सिस्टम को हम
हम क्या कहेंगे, रेडियल अपवाह प्रतिरूप भी कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब कह सकते हो कि कोई भी पैटर्न नहीं होता है कि किधर बहना है, जिधर इसको दरारें मिल गई या कह सकते हो कि भ्रंश घाटियां मिल गई या उधर ही अपना रास्ता बना लेती है। ठीक है, इस पैटर्न को हम क्या कहेंगे, रेडियल अपवाह प्रतिरूप भी कहेंगे। ठीक है, तो कभी कभी पेपर में आ जाता है कि इस पैटर्न की कौन सी नदी है, एग्जाम्पल दे दिया या आपको श्रेणी में बनाने वाले क्वेश्चन आ गए, तो वहां पर आप फंस सकते हो। ठीक है, इस वजह से मैंने एक नया नाम भी आपको बता दिया। दो बातें क्लियर हो गई। अब यहां पर बात करेंगे तीसरी, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियों के बारे में। ठीक है, इसे क्यों कहा जाता है उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो समझना जरा, ये क्रस्ट है। ठीक है, क्रस्ट है। ठीक है, यहां से तनाव या टेंशन दिया जा रहा है इसको। ठीक है, प्रेशर लगाया जा रहा है। अब होता क्या है, दूसरे इसको चित्र में समझ लेते हैं। जब इसके ऊपर प्रेशर या टेंशन दिया जाता है तो दोस्तों ये वाला भाग ऊपर उठ जाता है, या कह सकते हो ऐसे ही बना रहता है। जो बीच वाला भाग है वो ऐसे घूम जाता है, ये कह सकते हो नीचे की ओर धंस जाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, भ्रंश कहेंगे, या भ्रंश, या जो दरारें बनी है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, भ्रंश घाटी कहेंगे। ठीक है, और नीचे जो होता है ये कह सकते हो कि पृथ्वी का ऊपर का भाग है और ये क्या है, पृथ्वी का नीचे का भाग है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, मैग्मा है। ठीक है, यहां पर क्या है, मैग्मा है। आई होप इतना दिखाई पड़ रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है, मैग्मा है। ठीक है, मैग्मा किसे कहते हैं, धातु के पिघले हुए रूप को हम मैग्मा कहते हैं। ठीक है, ये क्रस्ट है हमारा, क्रस्ट में तनाव दिया तो क्या हुआ, ये दो भाग तो ऐसे रहे, या कह सकते हो ऊपर उठ गया, और बीच वाला जो भाग था वो नीचे धंस गया। और ये जब नीचे धंस गया तो यहाँ पर क्या हुआ, दरारें बन गई। ठीक है, और इन्हीं दरारों के ऊपर से नदी निकल गई। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदियों का एक जो एग्जाम्पल है या उदाहरण है, कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या भारत में ब्लैक माउंटेन्स या ऐसे भ्रंश पर्वत पाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, हाँ, ऐसे भ्रंश पर्वत भारत में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, आपका एग्जाम्पल हो गया, बच्चों बहुत ध्यान से समझना, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेशन ये, विंध्याचल श्रेणी, ठीक है ना, और सतपुड़ा। भारत में ब्लैक माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं आपके विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है ना, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है उसको समझ लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विंध्याचल श्रेणी भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, कैसे करती है इसको यहाँ पर समझते हैं। ये हमारा भारत हो गया, ये आपकी हो गई क्या, विंध्याचल श्रेणी। अब क्या डिवाइड कर रही है, ऊपर वाले भाग को उत्तरी भारत कहते हैं। ठीक है, उत्तर का भारत जो है नॉर्थ इंडिया कहते हैं। ठीक है, नीचे वालों को हम क्या कहते हैं, साउथ इंडिया कहते हैं। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। ये भारत को दो बराबर भागों में भी विभाजित नहीं करती, इसके साथ साथ और भी काम करती है। ये भारत को जलवायु में भी इसका विभाजन में बहुत ज़्यादा महत्व है इसका। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के लिए भी यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हो कि नॉर्थ इंडिया में ठंड ज़्यादा होती है और साउथ इंडिया में क्या है, गर्मी ज़्यादा होती है। ठीक है, जल विभाजक के रूप में भी यह श्रेणी काम करती है। क्वेश्चन आ जाता है कि जल विभाजक निम्न में से किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, विंध्याचल श्रेणी को जल विभाजक भी कहा जाता है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदियाँ और भी हैं, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, ठीक है ना, दामोदर नदी हो गई, और भी छोटी छोटी नदियाँ हैं, लेकिन तीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। ठीक है, दो के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, दामोदर नदी को हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती ये आपकी भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदियाँ हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे कि जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा नहीं बनाती। तो एस्चुरी के बारे में भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, इसको मैं साफ कर रहा हूं।
एस्चुरी का मतलब ये होता है दोस्तों ज्वार नदमुख, ठीक है। एस्चुरी या ज्वार नदमुख, ठीक है। अपने साथ बहाकर अवसाद जो नदी लाती है वो क्या है, डेल्टा बना रही है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब यह नदी निकलती है या ओरिजिन होता है और यह जब समुद्र के पास पहुंचती है तो ये समुद्र वाला जो, जैसे ये एरिया है, ठीक है ना, यहाँ पर ये आपका समुद्र है, तो जब यह पहुंचती है तो इसको यहाँ पर इतनी ढलान मिल जाती है कि यह जाकर जो इसका पानी होता है वो डायरेक्ट क्या है, समुद्र में मिल जाता है, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट जाकर समुद्र में मिल रहा है, ठीक है। इतनी इसको ढलान मिल जाती है कि यह जाकर डायरेक्ट समुद्र में मिल जाता है इसका पानी। और जो इसके साथ छोटे मोटे अवसाद भी होते हैं या सेडिमेंट्स जो होते हैं वो इतनी ढलान की वजह से डायरेक्ट नीचे चले जाते हैं और पता नहीं चलता, ठीक है। इस वजह से इसको क्या कहेंगे, एस्चुरी का निर्माण करती है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं डेल्टा वाला केस क्या होता है। डेल्टा वाला, ये जैसे नदी निकल रही है, ठीक है ना, ये अपने साथ पत्थर, कंकड़ या कह सकते हो अवसाद बहाकर ला रही है, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, ओशियन हो गया या कह सकते हो सागर है, ठीक है ना। क्या है, सागर है या ओशियन है। अब ये क्या करती है, इसको पीछे से इतनी ढलान नहीं मिल पाती या इतना बहाव इसमें तेज नहीं है कि यह जो अवसाद है ये डायरेक्ट सागर में डिपॉजिट कर दे, ठीक है। इस वजह से क्या है, ये जाकर यहाँ पर रुक जाते हैं और पानी जो थोड़ा बहुत होता है वो जाकर यहाँ पर सागर में मिल जाता है। इस वजह से ये एक नदी ये डेल्टा का निर्माण कर रही है। ये कौन सी नदी है, ये एस्चुरी का निर्माण कर रही है और ये क्या है, डेल्टा का निर्माण कर रही है, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। एक देसी एग्जांपल आपको बताता हूँ कि है क्या एस्चुरी और डेल्टा में अंतर। सभी अपने अपने घरों में देखा होगा पाइपलाइन होती है, ठीक है, या गांव क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग हैं वो उन्होंने देखा होगा जिनके घर तालाब के किनारे हैं वो क्या करते हैं, अपने घर का पानी एक छोटा सा पाइप लगा दिया और बाहर चला गया, ठीक है, डायरेक्ट डिपॉजिट कर रहे हैं तालाब में। अब क्या हो रहा है, घर का जो पानी है उसकी जो पाइप की गंदगी है वो पाइप में नहीं है, क्योंकि उसका जो फ्लो है पानी का वो काफ़ी तेज है और डायरेक्ट वो डिपॉजिट हो रहा है कहाँ पर, तालाब में, तो पाइप में गंदगी नहीं फंस रही, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल समझो, ये एग्जाम्पल था एस्चुरी के लिए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल समझो कि वही जो घर है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो घर बने होते हैं, ठीक है, तालाब से बहुत दूर है। अब उसका प्रोसेस क्या है, पाइप के द्वारा उसका पानी जा रहा है, ये कह सकते हो नालियों में बह रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो कंकड़ है, मिट्टी है, वो पाइप में फंस गई या कह सकते हो नालियों में जमा हो गए। उससे क्या होता है, जो पानी का बहाव है वो काफ़ी धीरे धीरे है और जब वो तालाब के पास पहुंचती है तो थोड़ा बहुत पानी वहां पर मिलता है। ये प्रोसेस किसका है, ये डेल्टा का प्रोसेस है। तो आई होप दोनों में जो अंतर है वो आप समझ पा रहे होगे, ठीक है ना। एस्चुरी का निर्माण कौन कौन सी नदी कर रही है, नर्मदा कर रही है, ताप्ती कर रही है, दामोदर कर रही है, ठीक है। या ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि जो पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं वो अधिकतर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है, चर्चा करेंगे, अभी करेंगे। ये हमारा पश्चिमी घाट है। आप सभी को पता है पूर्वी घाट काफ़ी चौड़ा है और पश्चिमी घाट जो है वो सकरा है, ठीक है। यहाँ से जो नदी निकलती है उसको इतनी डिस्टेंस मिल ही नहीं पाती है जो पानी का बहाव रोक सके, ठीक है। यहाँ से नदी निकल रही है, ढलान उसको अच्छे से मिल रही है और यह जाकर डायरेक्ट अपना पानी क्या है, डिपॉजिट कर रही है सागर में। इस वजह से जो अधिकतर नदियां हैं वो यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। देख पा रहे होगे आपको इतनी ढलान यहाँ से नहीं मिल पा रही, बहती हैं, जब तक बहती हैं इनका बहाव भी ठीक ठाक है, ठीक है, और उसके बाद आकर ये सागर में गिर जाती हैं। इस वजह से ये एस्चुरी का निर्माण नहीं करती। अगर यहाँ की बात करें, ठीक है, यहाँ की हम बात करें तो यहाँ बहते बहते यहाँ तक पानी पहुँचते पहुँचते काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है, और कंकड़ मिट्टी पत्थर जो भी मिलते हैं, ठीक है, उसकी वजह से पानी सागर में पहुँच ही नहीं पाता है। इस वजह से यहाँ की नदियाँ जो हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है।
आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब बात करेंगे ताप्ती नदी की, जो लास्ट इंपॉर्टेंट नदी है हमारी, ठीक है। ताप्ती नदी की अगर बात करें तो बैतुल पठार से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी कहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है? बैतुल पठार से, बैतुल पठार से, ठीक है, एमपी एंड गुजरात, ठीक है ना, एमपी और आपका हो गया गुजरात। कौन सी नदी निकल रही है हमारी? तापी नदी निकल रही है, ठीक है ना। एक मिनट, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। यहाँ पर समझते हैं, एक बांध है जो इम्पोर्टेंट है, उकाई बांध, उकाई बांध, ठीक है। और इसी नदी के ऊपर एक फेमस सिटी है जिसको हम कहेंगे सूरत, ठीक है। तो और उसके बाद यह जाकर एस्चुरी का निर्माण कर रही है। ये बातें अभी हमने आपको बताई कि एस्चुरी और डेल्टा में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट नदियाँ थी आपकी, नर्मदा थी, ताप्ती थी और माही नदी थी, ठीक है। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। दोस्तों मैप बनाकर चीज़ें करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट बातें बताई वो भी आप नोट कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, फटाफट लाइक, शेयर और कमेंट करना है, ठीक है। शेयर जितना ज़्यादा आप करोगे मज़ा उतनी ही आने वाली है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास के लिए थैंक यू।